सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली है तो सारे अच्छे, पर मैं इसको अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है ये। इसमें सिर्फ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और कुछ समझना है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है, उसी के बेस पे रिपीटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं वैसे तो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। प्लस काफ़ी सिंपल चैप्टर है तो एक या दो लेक्चर में पूरा हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है? सो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है इसकी कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रिगेन्स इट्स एक्चुअल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, और बॉडी को हम इलास्टिक कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रोड है और मान लीजिए मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करी F। अब ये फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये फोर्स इसको खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और मैं इसे यहाँ से खींच रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो भले ही आपको यहाँ पे दिख ना रहा हो, लेकिन बहुत माइन्यूट, एक्चुअली माइक्रो में या उससे भी कम इसकी लेंथ में कुछ डिफॉर्मेशन आई होगी। ठीक है, मेरे ऐसे खींचने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आई होगी, उसकी वजह से इसकी अब एल लेंथ थी पहले, उसमें अब डेल्टा एल ऐड हो गया होगा। वो बात अलग है, डेल्टा एल इतना छोटा है कि हमें कुछ नहीं दिखेगा। ये सॉलिड मार्कर है, बहुत रेयर इस पर फर्क पड़ा होगा। बट हम ये नहीं कह रहे कि रेयर पड़ा है या नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा है। लेंथ में चेंज आएगा जब मैं किसी बॉडी को डिफॉर्म करूँगा। क्यों? जो उसके इंटर एटॉमिक जो उस पर पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता है और थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है। उसकी वजह से थोड़ी सी इसकी बहुत, यहाँ पे तो हमें दिखेगी भी नहीं, इतना छोटा है। अगर मैं इसी की जगह रबड़ बैंड ले लूँ तो वो रबड़ बैंड को अगर मैं खींचूँ तो वो आराम से खींच जाएगी। ठीक है, और आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने किसी रबड़ बैंड को ले लिया और मैंने उसे खींच दिया। अब जब मैं रबड़ बैंड को खींच दूंगा, आप उसे वापस लाइए। ठीक है, फिर एक बार खींच दीजिए उसे थोड़ा और ज़्यादा, फिर वापस ले आइए, और ऐसे कुछ बार आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक डिफॉर्मेशन अब मेंटेन है। मतलब अगर उसकी पहले लेंथ कुछ थी तो अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, वहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिसेबल होगी। ठीक है, सो क्योंकि वो ज़्यादा, उसकी जो इलास्टिक है वो ज़्यादा इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इस वजह से क्या, रबड़ में हमें वो स्ट्रेचिंग दिखती है, वो डिफॉर्मेशन फोर्स का इफेक्ट दिखता है, लेकिन इस मार्कर में हमको नहीं दिखेगा क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इंटर जो इसमें एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डिफॉर्मेशन हमें फील नहीं होता। ठीक है। तो मैंने वही बताया कि यहाँ पे जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो देखिए, जैसे कि न्यूटन्स लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, सो यहाँ पे ये बॉडी, जो रोड है, ये एक रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी और ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बस इतना ही था। इलास्टिसिटी आई होप आपको समझ में आया हो। जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हम किसी बॉडी से अप्लाई करने के बाद हटा लें तो वो अपनी एक्चुअल शेप को रिगेन कर ले, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ये एक अच्छा इलास्टिक मटेरियल है, ये एक अच्छा इलास्टिक, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इलास्टिसिटी अच्छी है, लेकिन इसका जो, अगर हम कहें इलास्टिसिटी, तो वो अच्छी हो गई इसकी, क्योंकि इनने अपना
एक्चुअली डिफॉर्मिंग फोर्स अपने आप को वापस रिगेन कर लिया और ये ओरिजिनल शेप में ही एक्चुअली एक तरीके से। तो इसी तरीके से हम इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे मैं देखता हूँ इसमें क्या आता है। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। ठीक है, अब ये स्ट्रेस नीट वाला स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये दूसरा स्ट्रेस है जो फिजिक्स में हम बोलते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन यार वो स्ट्रेस स्ट्रेन पे ही पूछते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस को अगर मैं डायमेंशनली देखूँ, इट इज़ बेसिकली एक तरीके से प्रेशर ही है। ठीक है तो होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक रोड है, उसमें मैंने एक फोर्स किसी एंगल पे लगा रखी है। तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, F1 हॉरिजॉन्टल हो गया जो कि एक नॉर्मल फोर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, अब आप गौर से देखें तो अगर ये हमारे पास ऐसे बॉडी है इस टाइप से, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में जा रहा है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर से निकल रहा है। तो आप अगर यहाँ कंसीडर करेंगे एक रिंग की तरह इसको, तो रिंग से आप देखिए परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो इस वजह से हम उसको कह रहे हैं नॉर्मल। और ये रिंग के अगर इस टाइप से जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए ये रिंग है मेरी और ये इस टाइप से मारकर जा रहा है, तो मतलब ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियल। ठीक है, ये इसके टेंजेंट के लॉन्ग है, तो टेंजेंशियल फोर्स हो गई ऊपर की तरफ। तो हो सकता था कि आपको डायग्राम में इतना अच्छा समझ में ना अब आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये आप ये बॉडी मान लीजिए और इसको एक सिलेंडर मान लीजिए आगे तक जो जा रहा है। ठीक है मैं सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो इससे ऐसे परपेंडिकुलर निकल रहा है, तो वो तो हमारी F1 हो गई नॉर्मल फोर्स, और जो इसके टेंजेंट के अलॉन्ग जा रहा है ऐसे, ठीक है ऐसे, तो वो हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स हो गई। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गई, और ऐसे हिसाब से नॉर्मल की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें दो आ गई, एक तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और एक नॉर्मल स्ट्रेस। तो जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, सो इसमें जो आगे आता है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस मैंने यहाँ पे दो इसके टाइप्स दिखा रखे हैं, टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब जो लेंथ को बढ़ाए, और कंप्रेसिव जो मतलब लेंथ को इतनी है मान लीजिए तो उसको घटाए। ठीक है, कंप्रेसिव का मतलब ये हो गया। तो टेंसाइल कैसे लगाएंगे भाई, ऐसे सिंपली आप लगा दीजिए, और कंप्रेसिव कैसे आप शो करेंगे, तो कंप्रेसिव ही हो गया। ठीक है, तो ये कंप्रेसिव हो गया और टेंसाइल हो गया। जो लेंथ को बढ़ाए वो टेंसाइल, जो लेंथ को कम करे वो कंप्रेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा आपके। सो हम इसे डॉक्टर भी बोलेंगे, और साथ में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं इसको। सो मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको। चलिए, तो आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये वाला बात करूँ ऐसे, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, चलिए मैं इसे अच्छे से बनाता हूँ यार, ये क्या बन गया, तो मैं ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप ये देखिए, तो मेरे पास एक तो ये है, अरे यार क्या हो गया, एक तो मेरे पास हो गया ये, ठीक है, और एक मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है ये, यहीं से ले लेते हैं ऐसे, और एक मैं यहाँ पे ऐसी ड्रॉ कर देता हूँ, एक मेरे पास ये लाइन बना देता हूँ इसको। ठीक है अब मुझे बताइए, ये लाइन हमारे पास ये वाली बन गई, ये वाली लाइन हमारे पास ये वाली बन गई, अब ये एंगल कितना है, अरे क्या हो रहा है यार, बेकार में हो गया। चलिए ट्रायंगल नहीं ले सकते, अच्छा और मैं यहाँ से एक लाइन और ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाली ऐसे इस टाइप से एक लाइन बना लेते हैं। चलिए, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। ये मुझे ए दे रखा है, ये ए डैश दे रखा है,
तो यहाँ से मैं ए और ए डैश के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ आराम से। कैसे? मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, cos थीटा इज बेस विच इज a बाई ए डैश हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए डैश मुझे मिल गया a sec थीटा। चलिए, मुझे a और a डैश में एक रिलेशन मिल गई। तो क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे क्या पूछा है इसमें इन्होंने, एक फोर्स F लग रही है, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। इसमें क्वेश्चन में इन्होंने एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में ये लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, हमको इसमें दो चीज़ें बतानी है, एक बतानी है नॉर्मल स्ट्रेस और एक बतानी है टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो एक मुझे बतानी है नॉर्मल स्ट्रेस और पहला क्वेश्चन, और दूसरा मुझे यहाँ पे बताना है टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो मैं अभी इनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो मार्कर यार चेंज कर लेते हैं इसमें। चलिए, अभी मुझे नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस बतानी है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं ज़रा चलिए दोबारा एक और इसको मैं ड्रॉ करता हूं एक बार और। तो ये हमने करा यहाँ पे, इसको कॉपी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, इरेजर लेंगे और इस चीज़ को रब कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि देखिए इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है विच इज़ F, जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये 90। तो हमें पता है कि थीटा प्लस 90 प्लस मान लीजिए x है फिलहाल, x इक्वल टू 180। तो मेरे पास x क्या आ गया, 90 माइनस थीटा। इज दैट करेक्ट? सो ये मेरे पास आ गया 90 माइनस थीटा। अच्छा मुझे बताइए, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये फोर्स F है और मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो अगर हम इसे देखें तो आप मुझे ये बात बताइए कि अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अच्छा, तो अगर ये F है तो इसके अलोंग इसकी कंपोनेंट होगा F cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा इसका इसके अलोंग विच इज F sin थीटा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है, दिस इज टेंजेंशियल, तो ये मुझे टेंजेंशियल स्ट्रेस देगा, और ये दिस इज अलोंग है तो रेडियल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँ, ये वाला ले लेते हैं। सो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस मेरे पास आएगी वो होती है बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लेंगे तो विच इज F cos थीटा बाय एरिया। एरिया डैश आएगा क्योंकि ये तो A डैश है, ये वाला एरिया लेंगे। A डैश की वैल्यू A बाय cos थीटा है, वहाँ पे हमने निकाली थी A sec थीटा, मतलब A बाय cos थीटा। सो A बाय cos थीटा ऊपर जाएगा, है ना। सो यहाँ से आ गया F cos स्क्वायर थीटा बाय A। तो ये मेरे वैल्यू आ गई स्ट्रेस, वो भी टेंजेंशियल। चलिए, अब अगला पार्ट है, उसमें उसने हमसे पूछा है कि रेडियल स्ट्रेस और निकाल के बताइए हमको। तो जो रेडियल स्ट्रेस भी देख लेते हैं। रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, वही, अब रेडियल फोर्स कितनी है हमारे पास, F sin थीटा और डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया तो अभी भी A डैश ही है विच इज A बाय cos थीटा। अच्छा, अब मुझको इसे और सिंप्लीफाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं 2 की ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ नीचे। तो यहाँ से जो 2 sin थीटा cos थीटा है वो क्या आया, F तो F ही रहने दीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा। तो आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ sin 2 थीटा बाई 2a। इज दैट करेक्ट? तो ये मुझे मिल गया रेडियल स्ट्रेस। चलिए, सो यार आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है,
एरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा है इसमें बेसिकली, अगर हमें यहाँ एरियाज नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी हमने ये डिस्कस कर लिया, आगे इसमें हम पढ़ते हैं। हाँ, छोटी सी बात है यहाँ पे, अगर मेरे पास मास लेस रोड है तो मास लेस रोड में मैंने यहाँ सब सिस्टम ले रखा है, मैंने इससे W नोड एक वेट कनेक्ट कर रखा है। सो फॉर एनी क्रॉस सेक्शन, एट एनी क्रॉस सेक्शन जो स्ट्रेस आएगी मेरे पास वो बेसिकली फोर्स विच इज वेट, यहाँ पे इन दिस केस फोर्स यहाँ पे क्या होगा, वेट होगा, वेट W नोड है बाय एरिया। अब वही काम अगर मैं मासफुल रोड के लिए करूँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि W नोड तो टंग ही रहा है, प्लस मुझसे वो पूछ रहा है y लेंथ पे हमें बताना है, टोटल इसकी लेंथ L है, मुझे सिर्फ वो पूछ रहा है कि y लेंथ पे मुझे बता दो, y लेंथ पे मुझे बता दो कि स्ट्रेस कितना आएगा। सो मुझे पहले इस इतने पोर्शन का, y वाले पोर्शन तक का मुझे मास निकालना पड़ेगा। तो मास कैसे निकालूंगा, मान लीजिए इसका मास है m, टोटल मास है मान लीजिए कैपिटल M, और इक्वल टू, जब मास m है तो उस टाइम पे जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, y बाय टोटल लेंथ इसकी क्या हो गई, l। तो मुझे m मिल गया, my बाय l, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके आगे, मुझे स्मॉल m मिल गया। सो भाई सिंपली यार सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकाल देते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, my बाय l इंटू g प्लस, ये तो हो गया mg फोर्स, इसके लिए प्लस W नोट पहले से ही है इस पे। सो जो मेरे पास स्ट्रेस आ गई इस केस में वो आ गई क्या, W नोट प्लस mg बाय l इंटू वाई और बाय एरिया। तो ये मेरे पास आ गया स्वीट एंड सिंपल आंसर इसका, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये चीज़ ऐसे आई होगी समझ। आगे इसमें हम बढ़ते हैं, आगे शायद हम पढ़ेंगे इसमें, अच्छा ये पढ़ रहे हैं। देखिए स्ट्रेन में आपको यही एक काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो बेसिकली जब हम मतलब लेंथ या वॉल्यूम पे वॉल्यूम कर रहे हैं तो वही डायमेंशन से वही डायमेंशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली डायमेंशन लेस एक क्वांटिटी बन जाएगी हमारे पास। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल वो वर्ड ही क्लियरिफाई कर रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होगा, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसे वॉल्यूमेट्रिक अगर स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और ऐसे अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेन की बात करूंगा तो मेरे पास डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा, डेल्टा इस 5 बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट भी किया है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए मेरे पास एक बुक है यहाँ पे और मैंने उसको थोड़ा सा, काफ़ी मोटी बुक है ना, और उसको मैंने थोड़ा सा खिसका दिया ऐसे, तो यही शेप बनेगी जो मैंने ऊपर बना रखी है, और यहाँ से हमने फाइन निकाल लिया डेल्टा एल बाय, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ ग्राफ पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यार हम समझते हैं इसको। आप सबसे पहले तो देखिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का मैंने ग्राफ लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। तो जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है मतलब देखिए ये जो A डैश है ये दिखा रखा है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और इसके अंदर अंदर ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, मतलब यहाँ पे क्या बिहेवियर शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए हमारे पास रबड़ बैंड है और रबड़ बैंड को आप खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं आराम से, लेकिन एक टाइम आ जाएगा बस अब इसके बाद नहीं खींच रही, रुक गई यहाँ पे, तो उससे पहले पहले खींच रही थी वो, तो कौन सा हो गया उसका इलास्टिक बिहेवियर, मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक आप उसको खींच सकते हैं, तो वो आ गई यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे फिर आ गई उसके बाद इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये रीजन है, एक इलास्टिक लिमिट रीच कर लेता है, इसके बाद यील्ड पॉइंट भी कहते हैं इसको हम। इसके बाद जो है वो आप अगर आप उससे ज़्यादा खींचते हैं ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर आप उसे खींचेंगे तो टूट जाएगी वो, मतलब फिर उसका जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक बिहेवियर आना स्टार्ट हो जाता है,
और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। कहाँ पे अटेन होगा? ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ही अटेन होगा। जब उसकी प्लास्टिक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद जब हम उसे खींचेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगी, तो उसी को हम प्लास्टिक फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो यार आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा ग्राफ है। और इसी के मतलब अभी हम इससे रिलेटेड एक चीज़ पढ़ेंगे, हुक्स लॉ, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ, और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। तो देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है, यहाँ पे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि विद इन दी within the proportionality limit, stress is proportional to strain. So ये हुक्स लॉ कहता है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हमने डिस्कस करी अभी पहले, और जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो वो ई हो गया। यहाँ पे ई होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप यंग मॉडुलस पढ़ते हैं। तो यंग मॉडुलस पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं नीट वाले, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान में रखने वाला टॉपिक होगा वो यंग मॉडुलस होगा। अच्छा, ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी यंग मॉडुलस इन्फिनिटी होगा, और यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसका फॉर्मूला बकायदा, इसे छोड़ें। तो आप मुझे बताएं कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगी, तो वो मैं नहीं इस तरह में मेंशन कर रहा। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडिनल से आप मतलब समझते हैं लेंथ, तो डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जिसमें अगर आप देखें तो डेल्टा एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। वाई और डेल्टा एल में इन्वर्स रेशो आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अभी हमारे पास आ गया बल्क मॉडुलस। तो जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है, ये सबके लिए डिफाइन है, फॉर ऑल, इसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डिफाइंड फॉर ऑल है। सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी, गैस के लिए भी, आपको ध्यान में रखना है। और अभी मैं इसको फॉर्मूला देखते हैं इसका। जो बल्क मॉडुलस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बस इतना ही फर्क आ गया वॉल्यूमेट्रिक का। तो स्ट्रेस का तो हमें पता ही है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, और देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे आप ये माइनस का ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस डेल्टा वी बाई वी होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास प्रेशर होता है, तो प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो ये भी बल्क मॉडुलस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है नहीं, हो गई। तो आगे मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूँगा, विच इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज 1 बाय बल्क मॉडुलस, ठीक है। मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस टाइप से भी कि फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। और माइनस साइन लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये दिखा रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है वॉल्यूम में, ठीक है। और सो ये हो गया मेरे पास एफ वी बाई ए डेल्टा वी, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में कंप्रेशन गिवन है तो माइनस डेल्टा वी बाई वी हम लगाएंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी आप ध्यान रखें, कई बार वो कंप्रेसिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए आज यहीं हम रोकते हैं। आज के लेक्चर में आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। कुछ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो यार लेक्चर। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, थैंक यू एंड बाय।